हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे यूपी टेट एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास होती है और आज के इस स्पेशल सेशन में कवर करने वाले हैं एसएसटी के उन सारे प्रश्नों को जो प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। साथियों, हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग पिछले वर्ष के जो क्वेश्चंस हैं यूपी टेट एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं, अगर आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपका सीडीपी हो गया, लैंग्वेज का जो पेपर होता है, और एसएसटी यानी 60 क्वेश्चन आप जानते हैं इसमें आता है। तो जितने भी पिछले वर्ष के क्वेश्चंस हैं उनको आपको अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में अंत तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न के साथ आपको 2 से 3 फैक्ट भी बताए जाएंगे, आप लोग उसको भी ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा। वही फैक्ट सिर्फ शामिल किए जाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सभी लोग देखिएगा, आपके स्क्रीन पर लग चुका है। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर जितने प्रश्न लिए गए हैं ये सारे प्रश्न दोस्तों पेपर में पूछे जा चुके हैं। एक सिंगल क्वेश्चन आपको यहाँ पर बाहर से नहीं देखने को मिलेगा, यानी सारे क्वेश्चन जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न सभी लोग देखिएगा, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में जो है सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन जो है कौन सा होता है? व्याख्यान विधि होता है, श्रव्य दृश्य सामग्री, और आपका दिया है कार्य निर्देशन वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। महत्वपूर्ण सवाल पेपर में पूछा गया है। तो यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, श्रव्य दृश्य साधन पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज के शिक्षण में जो है श्रव्य दृश्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स को सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन इसलिए माना जाता है क्योंकि साथियों यह जो है सीधे हमारे सीखने की प्रक्रिया को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे हम जितना बेहतर देखकर और सुनकर सीखते हैं उतना केवल पढ़कर या सुनकर नहीं सीख सकते। ठीक है, जब साथियों छात्र जो है किसी ऐतिहासिक घटना, भौगोलिक संरचना जैसे ज्वालामुखी या नदी तंत्र या नागरिक जीवन से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं और सुनते हैं तो उनके दिमाग में जो है उसकी एक स्पष्ट छवि बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो ये आपका श्रव्य दृश्य साधन है ये आपका बेहतर साबित होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें यहाँ पर, शैक्षिक क्षेत्र में जो है पाठ्यचर्या का तात्पर्य क्या होता है? पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, कक्षा में जो है प्रयुक्त हेतु, विषय सामग्री। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रश्न दोस्तों पेपर में आ चुका है। बताएं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। अब जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड दोस्तों बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप जानते होंगे पाठ्यचर्या यानी पाठ्यचर्या को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरिकुलम कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों पाठ्यचर्या में जो है केवल किताबी ज्ञान नहीं होता बल्कि इसमें जो है विद्यालय के भीतर और बाहर होने वाली सभी गतिविधियां और अनुभव जो है शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट है। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम का तात्पर्य क्या है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। यह भी प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। अगला सवाल, सामाजिक विषय में जो है सामाजिक विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है? चुंबकीय कंपास, ग्लोब मानचित्र में, और आपका दिया है नेपियर पट्टी में। थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। चलिएगा, सभी लोग यहां पर प्रयास करें आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सामाजिक विषय में जो है टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नेपियर पट्टी। जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेपियर पट्टी का उपयोग जो है गणित में यानी मैथ में जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई जैसी गणनाओं को सीखने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है सामाजिक विषय में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ पर जो लोग जा रहे हैं नेपियर पट्टी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और साथियों इसका आविष्कार जो है जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। कब? 1617 में। कब? 1617 में। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में जो है एस्किमो पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में, भूमध्य रेखीय प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, और आपका दिया है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में। फोर्थ क्वेश्चन का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर, टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों एस्कीमो जो है, एस्कीमो जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों की अत्यधिक ठंडी टुंड्रा जलवायु में जो है निवास करती हैं। यानी एस्कीमो क्या साथियों, ये एक प्रकार की जो है जनजाति है, क्या एक प्रकार का जो है जनजाति समूह होता है। आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने जो है विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आप आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। यहां पर आपका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हर्बर्टसन ने, ऑप्शन नंबर आपका 4th बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि किसने जो है विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो हर्बर्टसन ने, ऑप्शन नंबर आपका 4th बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इनका जो पूरा नाम था एजे हर्बर्टसन, क्या भाई, एजे हर्बर्टसन इनका पूरा नाम था। इन्होंने जो है 1905 में जलवायु, वनस्पति और स्थलाकृति के आधार पर विश्व को जो है सर्वप्रथम प्राकृतिक प्रदेशों में जो है विभाजित किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम 11 जुलाई। 11 जुलाई को आपको पता होना चाहिए विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 मार्च की अगर हम बात करें दोस्तों, विश्व वानिकी दिवस, क्या भाई, विश्व वानिकी दिवस अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 21 मार्च को। और यहाँ पर जो आपका 5 जून दिया है, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट है। और ये भी प्रश्न आपका पेपर में पूछा जा चुका है। हमने स्टार्टिंग में ही आपसे बताया है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। ठीक, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व में जो है सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है। अमेजन है, नील है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप यहां पर कर सकते हो। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी जो है कौन सी है, वो है साथियों ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन 3 जो दिया है ये साथियों क्या है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने मार्ग में अत्यधिक गाद या अवसाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट, आपने सुना होगा सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी साथियों अपने मार्ग में जो है अत्यधिक अवसाद लेकर बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखें, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। बताइए, इसमें आपको बताना है कौन सा जो है शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर 1 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ये जो आपका किलिमंजारो ज्वालामुखी है ये आपका कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका तंजानिया अफ्रीका में। कहाँ पर, तंजानिया अफ्रीका में। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे साथियों शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। ए विकल्प जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी साथियों इसे शांत क्यों कहते हैं, इसमें जो है ऐतिहासिक काल में कोई अभी तक जो है उद्गार नहीं हुआ है, इसीलिए जो है इसे क्या बोलते हैं भाई, शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नंबर अगला देखिएगा, मूल्यांकन संबंधित होता है किससे। छात्रों के कौशलों के विकास से, छात्रों की उपलब्धियों से, छात्रों की रुचि से, छात्रों के गुणों से। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया है, इसका आंसर आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं, मूल्यांकन संबंधित होता है किससे, छात्रों की उपलब्धियों से। क्या भाई, छात्रों की उपलब्धियों से। ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड दिया है बिल्कुल राइट आंसर। साथियों यहां पर जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया है ये आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट होगा। और आपका 3rd ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, 4th ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन जो आपका दिया है छात्रों के कौशलों के विकास से, आपका 1st ऑप्शन यहां पर साथियों बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, मूल्यांकन विधि जो है छात्रों के कौशलों के विकास से संबंधित होता है। इसके द्वारा जो है छात्रों के कौशल विकास का आकलन किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। आपका ए ऑप्शन जो यहां पर दिया है वो बिल्कुल क्या है भाई, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कक्षा शिक्षण होना चाहिए सघन, एक तरफा, परस्पर संवाद, सरल। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप बताएं यहां पर। चलिएगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा शिक्षण जो है होना चाहिए सघन होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए, परस्पर संवाद होना चाहिए, सरल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। चलिएगा, प्रयास करिएगा।
यहाँ पर जो दोस्त जा रहे हैं परस्पर संवाद ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, प्रभावी कक्षा जो है शिक्षण, यानी जो प्रभावी कक्षा शिक्षण साथियों द्विमार्गी यानी 2 वे होना चाहिए, जिसमें जो है शिक्षक और छात्र जो है दोनों आपस में चर्चा करें। ठीक है, तो आपका जो 3rd ऑप्शन दिया है परस्पर संवाद, ये आपका बिल्कुल क्या है, राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है, ऑपरेशन फ्लड्स किससे संबंधित होता है? क्वेश्चन नंबर इस यहाँ पर आंसर दीजिएगा 11 का, बताएं ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपका किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिया है, आंसर बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते होंगे साथियों, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे भाई? दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों इसे जो है श्वेत क्रांति भी कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए क्या भाई, श्वेत क्रांति कहते हैं। ठीक है, और आप जानते होंगे दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और साथियों भारत जो है विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है, ये भी साथ साथ ध्यान रखें। ठीक है, अगला सवाल देखें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्नलिखित में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए फटाफट आप लोग। चलिए सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताइएगा। बताएं, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कर सकते हैं, ये भी प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो है क्रोड का निर्माण निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा हुआ है? तो आप देखेंगे लोहा और निकेल। ऑप्शन जो 3rd दिया है दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। साथियों पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है इसे क्या बोलते हैं? क्रोड कहा जाता है। ठीक है, और आप जानते होंगे अभी हमने आपको बताया इसका निर्माण जो हुआ है, इसका निर्माण निकेल और किससे हुआ भाई? लोहे से हुआ है। ऑप्शन 3rd जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर बताएं। कई बार हमने आपको बताया है और आपको ये चीजें रट गई होंगी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वो है साथियों आपका क्षोभ मंडल। ऑप्शन 2nd जो आपका दिया है दोस्तों ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि मौसम की जो घटनाएं होती हैं जैसे बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, ये सारी चीज़ जो आती हैं ये आपका किस मंडल में आती हैं, ये आपका किस मंडल से संबंधित होता है? तो ये साथियों आप देखेंगे क्षोभ मंडल में ये सारी घटनाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन 2nd आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछ सकता है कि जो ओजोन की परत होती है, आप जानते हैं साथियों जो ओजोन की परत होती है, जो ओजोन लेयर होती है, वो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, जो ओजोन की परत होती है। आपसे सवाल पूछेगा कि ओजोन की परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आप बताएंगे समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में जो है ओजोन की परत पाई जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथ साथ। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 2nd ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिएगा। लॉर्ड मैकाले जो है किससे संबंधित है? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, अस्थायी बंदोबस्त से। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्तों को पता होना चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन 3rd जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप बताएं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों कब करी गई थी, कहां पर की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए और आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हो, बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको पता होना चाहिए एनी बेसेंट। कौन भाई? एनी बेसेंट आपका 4th ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, एनी बेसेंट ने जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन 4th आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा करी गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी, ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, भारतीय इतिहास में जो है स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप यहां पर कर सकते हो, बता सकते हो। चलिएगा, भारतीय इतिहास में जो है स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका क्या है? इस प्रश्न का आंसर यहां पर आप कर सकते हो, बता सकते हो। चलिए
जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं गुप्त काल ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों आप जानते होंगे गुप्त काल में जो है कला, साहित्य, विज्ञान और स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो है अभूतपूर्व प्रगति के कारण जो है इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न दोस्तों आपका यहाँ पर पूछा गया, कहाँ पर भाई? यूपी टेट एग्जाम में। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में जो है मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर दिया है, इसका आंसर आप बता सकते हो। दिल्ली के लाल किले में जो है मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, बताएं। औरंगजेब पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ पर, वो क्या है भाई? वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन फोर्थ आपका साथियों बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी ने जो है किस नगर की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग बता सकते हो। चलिए, सिकंदर लोदी ने जो है किस नगर की स्थापना करी थी? यहां पर आप लोग इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करो भाई। चलिए, जो साथी यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर फोर्थ पर, आगरा पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है? यहाँ पर पूछा गया आपसे सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। और ये प्रश्न आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिएगा, तो भाई जो लोग बता रहे हैं 3,84,400 किलोमीटर लगभग, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथियों ये जो है पृथ्वी और उसके एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बीच की जो औसत दूरी है, आप सभी को पता होना चाहिए कितना? 3,84,400 किलोमीटर। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग गए हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी जो है एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गंगा है, नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप यहाँ पर बताइए। भारत की जो है कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? वो है साथियों नर्मदा नदी। क्या भाई? नर्मदा नदी आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बनी भ्रंश घाटी से होकर जो है पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका जो यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला स्क्रीन पर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जो है ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, बताएं। 21 का आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो आपका दिया है सेकंड ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों स्वामी विवेकानंद ने जो है आप जानते होंगे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति और उनके संदेशों के प्रचार के लिए 1897 में जो है इस मिशन की जो है स्थापना करी थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड दिया है ये बिल्कुल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथियों यहाँ पर बात करें अगर हम दयानंद सरस्वती की, आप जानते होंगे इनके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। क्या भाई? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखते हुए चलें। अगला सवाल ये रहा, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 से यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर बताएं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए पर, भूला भाई देसाई, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल क्या है भाई? यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। सवाल अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से, लोथल से, चनूदड़ों से और आपका दिया हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जो वक्राकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, ये सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? 23 का आंसर यहाँ पर आप दे सकते हो। चलिए, कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं चन्नूदड़ो, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो चन्नूदड़ो है, जो कहाँ पर स्थित है? ये आपका पाकिस्तान में, ठीक है। साथियों एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से जो है वक्राकार यानी कर्व ईंटों के जो है साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका जो थर्ड दिया है इस क्वेश्चन का, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर हम कलिबंगा के बारे में, आप जानते होंगे साथियों यहाँ पर जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और कांच की चूड़ियों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये भी साथ साथ आप पॉइंट्स ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा भाई, वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया?
क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सही आंसर क्या है भाई? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए विकल्प जो आपका दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? प्रश्न पेपर में आ चुका है, 25 का आंसर करें। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर पर, ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, आप जानते होंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 110 है, कौन सा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110(3) के अनुसार जो है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर जो है लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो लोकसभा स्पीकर आपका ए ऑप्शन दिया है ये क्या है? बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार जो है साथियों किसका था? 26 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए, बताओ भाई। चलिए, इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या है आप लोग बताएं। अब जो साथी यहां पर जा रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक न्याय और राजनीतिक समानता के प्रबल पक्षधर थे और इसलिए साथियों उन्होंने बिना किसी भेदभाव और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन किया था। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते होंगे साथियों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में, ये जो है भारतीय संविधान का अगर आपसे पूछा जाए शिल्पकार कौन था या भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का शिल्पकार या निर्माता कहा जाता है। और ये साथियों भारतीय संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी साथ साथ ध्यान रखें। ठीक, सवाल अगला है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? बताएं। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, उपरोक्त सभी। 27 का आंसर बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग यहां पर आंसर कर सकते हो। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हो। जो साथी यहां पर जा रहे हैं उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप जानते हैं संवैधानिक सरकार का मतलब होता है सीमित और मर्यादित शक्तियों वाली सरकार है जो संविधान की शर्तों, कानून के शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों के अधीन काम करती है। ठीक है, तो आप यहां पर कह सकते हो कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, बिल्कुल बात सही है। लोकतांत्रिक सरकार यानी 4th ऑप्शन जो आपका दिया है उपरोक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? ये प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, आप आंसर कर सकते हो। चलिए, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? आपका जो यहाँ पर 3rd ऑप्शन दिया है साथियों, क्या भाई? जो आपका यहाँ पर साथियों 3rd ऑप्शन दिया है 12 सदस्य, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, साथियों आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3rd दिया है ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, राज्यसभा के बारे में आप जानते होंगे, इसे जो है अस्थायी सदन कहा जाता है। क्या इसे अस्थायी सदन बोलते हैं? ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ, और ये भी पॉइंट याद रखें, इसे जो है साथियों उच्च सदन यानी संसद का जो है उच्च सदन इसे कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, और लोकसभा को जो है अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने जो है शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? 29 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? धर्मपाल पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल अगला है, कलिबंगा जो है किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 दिया, उत्तर बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, आप जानते हैं साथियों कलिबंगा,
और ये आपका कहाँ पर स्थित है आप बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं राजस्थान ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर साथियों आप देखेंगे कलिबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और यहाँ पर साथियों चूड़ियों के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यानी कांच की जो चूड़ियाँ साथियों यहाँ पर देखने को मिली हैं, कहाँ पर, कलिबंगा में, और ये कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में। अगला सवाल, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 31 का सही आंसर आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका जो 31 दिया है, ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग जा रहे हैं, राज्यपाल की पदच्युत के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आपका जो 4th ऑप्शन यहां पर दिया है, ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, बताएं। चलिएगा 32 का आंसर करें, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बता सकते हो। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है कितनी होती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 500। ऑप्शन सेकंड जो दिया गया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार जो है किसी भी राज्य की विधानसभा में जो है अधिकतम जो संख्या होती है वो 500 होती है। कितनी, अधिकतम संख्या 500 होती है। ऑप्शन सेकंड जो आपका दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों बताइएगा वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, जरूर कमेंट करके आप लोग बताएं। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी है, आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर अगला है, देखिएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से जो है कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कई बार हमने इस क्वेश्चन को करवाया है, आपको पता भी होगा, और पेपर में ये प्रश्न आ भी चुका है। आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के दोस्तों अगर हम बात करें तो आप जानते हैं इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है, और अनुच्छेद 32 को ही साथियों आप जानते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय अथवा आत्मा कहा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नंबर अगला है, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है, क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर बताएं। चलिए, इस प्रश्न का आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हो, सभी साथियों का आंसर आ जाना चाहिए, बताएं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई, किस ऑप्शन पर, जो लोग जा रहे हैं गेहूं पर, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका 3 जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर अगला देखिएगा, बाजरा के लिए बीज दर कितना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर आप बताएं। चलिए, सभी साथियों का आंसर आ जाना चाहिए, बताइएगा। यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई 4 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई, साथियों, सामान्य दशाओं में अगर आप देखेंगे 1 हेक्टेयर खेत में जो है बाजरे की जो बुआई किया जाता है वो लगभग 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी 1 हेक्टेयर में जो है 4 से 5 किलोग्राम बीज की जो है आवश्यकता होती है। आपका यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नंबर अगला देखें, सिंचाई की किस विधि में जो है सर्वाधिक पानी की बचत होती है, क्वेश्चन नंबर 36। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप कर सकते हो, बताइएगा। चलिएगा, इसी साथियों क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है, या आप कह सकते हैं टपक सिंचाई बोलते हैं। क्या भाई, टपक सिंचाई बोलते हैं। आपका जो ए ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप जानते होंगे कि टपक सिंचाई में जो है पानी सीधे जो है पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके दिया जाता है। ठीक है, और जिसमें जो है साथियों वाष्पीकरण न्यूनतम होता है और 50 से 70% पानी जो है बचता है। तो आपका जो ए ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 का आप यहां पर आंसर बताएं। चलिए भाई, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर 100% मिलेगी। ठीक है, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था जो है कौन सी होती है, 37 का राइट आंसर क्या है, वो है आपका कल्ले निकलना। ऑप्शन जो 3 दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो है मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे क्या कहते हैं। 38 का आंसर आप कर सकते हो यहाँ पर, बताएं। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आप लोग बताएं, जो लोग जा रहे हैं इडैफोलॉजी ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, इडैफोलॉजी में जो है मिट्टी का अध्ययन इस बात पर केंद्रित होता है कि वह पौधों के पोषण और वृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो लोग 4th ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। सवाल नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बताएं। 39 का आंसर क्या है, आप सभी दोस्त बता सकते हो। राष्ट्र की एकता और अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि में, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार में। आपका जो 4th ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी अधिकारों पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा विषय जो है राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है, बताइए। इसमें से जो है साथियों राज्य सूची का विषय जो है आपका कौन सा नहीं है, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर नागरिकता पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, नागरिकता जो है पूर्णतः केंद्र सूची का विषय है, यानी संघ सूची का विषय है। आपका जो 3rd ऑप्शन दिया है ये क्या है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, पुलिस व्यवस्था हो गई, कानून व्यवस्था हो गई और आपका कृषि हो गया, भू राजस्व हो गया, ये सभी आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सवाल अगला है, यहाँ पर दिया है साथियों, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल कौन सा है, बेल है, आंवला है, संतरा है, सेब है। क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर बताएं। चलिए, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर संतरा पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो मुरब्बा बनाने के लिए जो है अनुपयुक्त फल कौन सा है, वो है साथियों आपका संतरा। ऑप्शन 3 जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। सवाल अगला है, जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है। 42 का आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या है, जो लोग जा रहे हैं 65 ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है भाई साथियों, एक आदर्श जेली में जो है कुल घुलनशील ठोस की मात्रा कम से कम जो है 65% होनी चाहिए, ताकि वह सही तरीके से जो है जम सके। आपका ए विकल्प जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते होंगे दोस्तों, हमने कई बार डिस्कस भी किया है, जेली बनाने के लिए जो है फलों में जो पेक्टिन और अम्ल का होना जो है अनिवार्य होता है, क्योंकि इसी से जो है बनाया जाता है। सवाल नंबर अगला है, चित्रकला के तत्व होते हैं, बताइएगा। चित्रकला के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। 43 का आंसर आप करिएगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वर्ड एवं विज्ञान, बात सही है। पोत एवं अंतराल, ये भी आपका सही है। रेखा एवं रूप, ये भी सही है। ये सभी आपका जो 4th ऑप्शन दिया है इस प्रश्न का, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विरोधी रंग कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप बताएं। यहाँ पर विरोधी रंग जो है कौन से हैं, इस प्रश्न का आप आंसर कर सकते हो। सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर बताओ। विरोधी रंग जो है कौन से हैं, इस प्रश्न का आंसर बताएं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं लाल और हरा पर, किस पर, लाल और हरा पर जा रहे हैं, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उनका। सवाल नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय कला का जो है पितामह किसे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करें। आधुनिक भारतीय कला का पितामह जो है कौन था, इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवनींद्रनाथ। कौन भाई, अवनींद्रनाथ। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला क्रम के अनुसार जो है सही क्रम में आपको यहाँ पर चुनना है। और ये प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम में आ चुका है। देखिएगा, जो एसएसटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कुछ गलतियाँ भी कर रहे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई 60 में 60 स्कोर करना अनिवार्य है, और ये भाई 60 में 60 किसी का सही होता भी नहीं है। अगर आपके जो 35-40 क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका 4th दिया है मुगल शैली, उसके बाद पहाड़ी शैली, फिर दिया कंपनी शैली, उसके बाद है आपका बंगाल शैली। 4th ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही कालक्रम जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रंथ है शारंग देव द्वारा रचित है, बताइए। सारंग देव द्वारा रचित जो है ग्रंथ कौन सा है। 47 का इस प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं संगीत रत्नाकर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। सवाल अगला है, आमद शब्द जो है संबंधित होता है तबला से, गायन से, सितार से, नृत्य से। 48 का उत्तर बताएं। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। आमद शब्द जो है संबंधित होता है, किससे संबंधित है, तो आप देखेंगे साथियों ये जो है आपका किससे संबंधित है। कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए।
तो जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं नित्य ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आमद जो साथियों किससे संबंधित है, ये आपका नित्य रूप से संबंधित है, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट, बंची टॉप एक बीमारी है, आम की, लीची की, केला की और आपका दिया सेब। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या है, तो साथियों जो बंची टॉप है ये जो बीमारी होती है ये केला से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड दिया है ये क्या है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बंची टॉप जो है केले की फसल में होने वाला एक अत्यंत जो है विनाशकारी संक्रामक रोग होता है। आपका फोर्थ ऑप्शन जो है, आप माफ कीजिएगा, थर्ड ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, फर्टिगेशन का संबंध किससे होता है, क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर दिया है, इसका आंसर बताएं। फर्टिगेशन का संबंध जो है किससे होता है, इस प्रश्न का उत्तर आप यहां पर कर सकते हो। जो लोग जा रहे हैं जल एवं उर्वरक देने से, ऑप्शन नंबर फोर्थ पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन 4 आपका जो दिया है दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जल एवं उर्वरक देने से जो है, ध्यान दीजिएगा, सिंचाई के पानी के साथ ही घुलनशील उर्वरकों को मिलाकर पौधों तक पहुंचाने की जो है आधुनिक तकनीक को जो है फर्टिगेशन कहा जाता है। क्या भाई, फर्टिगेशन कहा जाता है। तो फर्टिगेशन का संबंध किससे है, जल एवं उर्वरक देने से, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट होगा। ठीक, सवाल अगला है, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है, बताएं। 51 का राइट आंसर क्या है, यहां पर आप लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए, बताइए। भोजन में जो है सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और आपका दिया खनिज लवण। तो जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं विकल्प ए पर, जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, वसा यानी फैट। अगला सवाल है, मांसपेशियां किस कार्य में जो है सहायक होती हैं, चलिए इसका उत्तर बताइए। मांसपेशियां जो है किस कार्य में सहायक होती हैं, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाने में, बिल्कुल बात सही है। शरीर की गतिशीलता में, बिल्कुल ये भी सही है। रक्त परिसंचरण में, उपरोक्त सभी में। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया है ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है, मनुष्य को जो है व्यायाम कब करना चाहिए, भोजन के पश्चात करना चाहिए, रात्रि में करना चाहिए, प्रातःकालीन खाली पेट करना चाहिए, जब भी समय मिले। तो देखिएगा ये आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है और ये दोस्तों आपका जो है यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए, बताइए। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आंसर बता सकते हैं। जो साथियों एक सही समय होता है व्यायाम करने का वो होता है आपका क्या भाई, प्रातःकालीन खाली पेट। ऑप्शन थर्ड जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल अगला है, मनुष्य का मस्तिष्क जो है कहां पर स्थित होता है, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताएं। दोस्तों आप देखेंगे मनुष्य का मस्तिष्क जो है सिर के ऊपरी भाग में स्थित कपाल यानी क्रैनियम के भीतर पूरी तरह सुरक्षित रहता है। आप यहां पर कह सकते हो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कपाल, ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है। सवाल अगला है, फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है कब हुआ था, 55 का राइट आंसर क्या है, 1872 में जो है फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सवाल अगला है, सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था, चलिएगा 56 का आपका राइट आंसर क्या है, आप देखेंगे जो लोग यहां पर जा रहे हैं बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। सैयद मोदी को किस खेल के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था, तो साथियों बैडमिंटन के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सैयद मोदी साथियों भारत के एक बेहद प्रतिष्ठित बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया था। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज में जो है कितने चक्र होते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर दिया है, यहां पर आंसर बता सकते हो। ओलंपिक ध्वज जो है, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं, तो आप देखेंगे 5। ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ दिया है ये क्या है, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है, कबड्डी में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पर बता सकते हो आप लोग। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर आप देने का प्रयास कर सकते हो, कबड्डी में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, 8 है, 7 है, 9 है और आपका दिया है 12। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड पर 7 पर जा रहे हैं वो क्या भाई, वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, राग पीलू जो है किस वर्ग में आता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 59 दिया है। आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर बता सकते हो। तो राग पीलू जो है ये आपका किस वर्ग में आता है, चलिएगा यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर
सेकंड पर संकीर्ण ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये है लास्ट क्वेश्चन, किसका उपनाम यहाँ पर गलत दिया गया है, इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो साथियों आपको बताना है कि किसका उपनाम जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, बताएं। सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है इनायत हुसैन प्राण पिया, ये बिल्कुल आपका क्या भाई, यहाँ पर आपसे पूछा किसका उपनाम गलत है, तो इनायत हुसैन का साथियों उपनाम जो प्राण प्रिया यहाँ पर दिया है ये आपका गलत है, क्योंकि इनका इनायत हुसैन का जो उपनाम था प्राण प्रिया नहीं था, ठीक है। अच्छा फिर क्या था, आपको पता होना चाहिए उस्ताद इनायत हुसैन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए भाई। साथियों जो प्राण पिया ये उपनाम था ये किसका नाम था, उस्ताद फयाज खान का, किसका, उस्ताद फयाज खान का, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलत पूछा है। तो यहाँ पर हमने पूरे 60 क्वेश्चंस को कवर कर लिया एसएसटी के, और ये सारे क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी पिछले वर्ष के क्वेश्चंस हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे सीडीपी, लैंग्वेज और एसएसटी, जो भी चीज़ें हैं सभी का अच्छे तरीके से पीवाईक्यू ज़रूर आपको करके जाना है, बढ़िया तरीके से करके जाना है, ठीक। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है बेहतर करने के लिए, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको श्योर मिलेगी। सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।